हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। हाँ बेटा, आप बताइए कल हमने कितना कर लिया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कितना कर लिया था, आप वो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है मैंने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पूरा करा दिया था। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। गुड मॉर्निंग शालू जी। जहां तक मुझे ख्याल है हमने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया था। अब आगे का क्या है, थोड़ा सा हिंट दो। मैंने गैल्वेनिक सेल कहां तक करा दिया था? क्या सॉल्ट ब्रिज वगैरह के बारे में समझा दिया था बेटा? क्या मैंने सॉल्ट ब्रिज? ठीक है बेटा, चलिए। रेणु वैष्णव जी थैंक यू, पूजा मान नेहरा थैंक यू, आप सभी लोग उपस्थित हैं अगेन थैंक यू। देखो, क्लास को इंटरेस्ट बनाना है, इंटरेस्टेड बनाना है तो मेरे साथ लगे रहना और जवाब देते रहना। मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए आपको पढ़ाने में, तो पता नहीं अंदर से केमिस्ट्री अपने आप आती है। देखिए, हम यहां तक पहुंच गए थे, हम आगे बढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है। कल हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल पूरा पढ़ लिया था। हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से एक रेडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट प्रोसेस में अगर किया जाए, अलग अलग कंटेनर्स में अगर किसी रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमारे काम आती है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो डिवाइस जिसके जरिए हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहला रही है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल का हमने कंस्ट्रक्शन पूरा किया था, पूरा डायग्राम बनाया था। अब उसके अंदर हमने एक इन्वर्टेड यू ट्यूब फिट की थी जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज किसी भी सेल का इंटरनल सर्किट पूरा करती है। क्लियर है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है? इंटरनल सर्किट पूरा करती है। और दूसरी चीज, साल्ट ब्रिज का सबसे अहम रोल ये है कि वो केमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करती है दोनों हाफ सेल्स में। क्लियर है? और उस यूट्यूब के अंदर जो इन्वर्टेड यूट्यूब है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, हम उसके अंदर जो सेमी सॉलिड्स भरते हैं, सेमी सॉलिड्स मतलब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल करते हैं। हाँ बेटा, सब कुछ करवाऊंगा आज, अब डीप में करवाएंगे। अब देखना, आप चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना? और जो हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, उसके साथ में हम अगर अगर डाल रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं KCl, NaNO3, NH4Cl इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल सकता हूं। ये सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि कैटायन और एनायन जो हैं उनकी आयोनिक मोबिलिटी, उनके आयंस की मूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। मैं कहूं अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो हम सॉल्ट ब्रिज में क्या लेते हैं बेटा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनाना स्टार्ट करेंगे और ये समझना स्टार्ट करेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, सॉल्ट ब्रिज का क्या उपयोग है। और एक आजकल जनरल ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बेटा? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आ रही है बात? नीट में 2 बार पूछ लिया तो आरपीएससी वाला छोड़ेगा क्या? क्वेश्चन तो वो उठाएगा भाई, मेहनत तो होगी नहीं तो क्वेश्चन कहां से उठाएगा? क्वेश्चन वहां से उठाएंगे जो नीट के पेपर में आ गए। ठीक है ना? सिलेबस को गौर करके देखो जो नया बना दिया इन्होंने। और मैं तुम्हें बार बार कहता हुआ आ रहा था बेटा ये पूरा नीट का सिलेबस एज इट इज होगा। और क्या वही हुआ है क्या? अब आप पॉइंट टू पॉइंट मिला लो नीट के सिलेबस के और इसके, सारी चीजें वही है। तो फिर अब आप खुद सोचो कि वो क्वेश्चंस अगर बनाए पेपर में तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करेगा, स्टैंडर्ड तो मेंटेन करेगा। और करेगा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसके पास में क्या है? नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो हम क्यों छोड़ें? हम एक एक चीज को कवर करते हैं, ठीक है? और यही स्टैंडर्ड फर्स्ट ग्रेड के पेपर में रहेगा। और मैं आपको बता दूं आपका सिलेबस सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड से भी ज्यादा है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। तो हम ये मान करके चलें कि हमारा स्टैंडर्ड उनसे भी अच्छा है। और फर्स्ट ग्रेड वाले जो तैयारी कर रहे हो, अगर वो देख रहे हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां से और अच्छे से तैयार करना, फिजिकल के सारे चैप्टर
मेरे पास यहाँ से अच्छे से तैयार करना। क्लियर है? इनऑर्गेनिक तो कराएंगे और ऑर्गेनिक हम सबसे लास्ट में एट द मोमेंट पूरा एक महीना पूरा ऑर्गेनिक को देंगे अच्छा सा, 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पॉइंट पर लेके आएंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट ब्रिज जो हमने इन्वर्टेड यूट्यूब लगाई थी। देखिए सॉल्ट ब्रिज है क्या। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं सॉल्ट ब्रिज। ये लीजिए, अब मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे पास में ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज का उपयोग क्या है। आ रही बात समझे? तो मैंने अभी आपको कहा सॉल्ट ब्रिज इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इन्वर्टेड हमने डाला था उसको यू, inverted U-shaped tube which contain an inert electrolyte like KCl, NaNO3, NH4Cl in agar-agar powder। अब ये agar-agar powder क्या करेगा? इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को बेटा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? उस सेमी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो एक लाई जैसा बन जाएगा, तो वो गिरेगा नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। पहले ये थ्योरी मैं लिखता तो मेरा टाइम खराब होता, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया अभी आते ही और आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना? अब इसके बाद के अंदर इससे बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपको एक एक बोर्ड पे अब कराऊंगा। ठीक है ना? सो दैट आयन कैन मूव इजीली। आ रही है बात समझ? ताकि क्या होगा, वो अगर अगर पाउडर डालने से वो सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप में बन जाएगा, जिससे आयंस की जो मोबिलिटी है वो क्या हो, इजीली हो जाए। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं आपसे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्वेश्चन मोस्टली इस पर आते हैं। ध्यान रखना कि सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो पूछेगा कि फंक्शन क्या क्या है। तो मैंने कहा कि इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। सबसे पहली चीज सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। बात समझ में आ गई? बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे, मेंटेन रहे। देन अगला, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोथ सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन मतलब एनोडिक और कैथोडिक, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल के अंदर इधर के आयन इधर जाने से रोकता है और इधर के आयन इधर आने से रोकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज केमिकल न्यूट्रलिटी दोनों को मेंटेन करता है। मेरे शब्द को याद रखना। क्लियर है? ये दोनों को मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो इन सॉल्ट ब्रिज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैटायन एज वेल एज एनायन हैव सेम आयोनिक मोबिलिटी। इस शब्द को मैंने लिख दिया है। एंड ऑलमोस्ट हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। इनके आयंस की मोबिलिटी भी सेम होगी और इनके जो ट्रांसपोर्ट नंबर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इनके ट्रांसपोर्ट नंबर भी सेम होंगे। सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन गया है आज की तारीख में। अब आप इसको समझिए कि मैं इसके बारे में आपको क्या कह रहा हूं। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या चीज। आइए पहले अपन इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को समझ लें। देखिए कल हमने एक सेल का डेवलपमेंट किया था। अब उस सेल के डेवलपमेंट में याद करो कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोड बनाया था और यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड बनाया था। एक कैथोड था और एक एनोड था। क्लियर है? और इनको किसी ना किसी वायर के जरिए जोड़ते हुए यहां पर एक बल्ब लगा दिया था। ये लो बेटा, इस तरीके से क्या एक सेल का डेवलपमेंट हुआ था और ये यहां पर इस तरीके से मान लो कि एक सॉल्ट ब्रिज टाइप का सिस्टम जनरेट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ये मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास में पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज कैथोड और दैट इज एनोड। अब याद करो कि अगर मेरे पास में यहां पर लिक्विड फर्स्ट रखा हुआ है और यहां पर कोई भी लिक्विड ये सेकंड रखा हुआ है, जैसे यहां जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो याद करो इसका ऑक्सीडेशन हुआ था तो जिंक निकल करके सॉल्यूशन में आया था और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था। याद आया क्या? तो अब यहां पर जो इन दोनों कंटेनर्स को ये लाइन सेपरेट कर रही है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया क्योंकि सॉल्यूशन में चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन धीरे धीरे निकल करके क्या हो रहे थे बेटा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहे थे। तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ती जा रही थी, सल्फेट की।
और सल्फेट की बढ़ रही थी तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था। कल के डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना, मैंने बहुत एक एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन आप लोगों के लिए किया है। तो यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता जा रहा था। अब बड़ा ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज का डेवलप हुआ, और इस चार्ज के सेपरेशन से, इस चार्ज सेपरेशन से इस चार्ज सेपरेशन से कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ। क्या हुआ बेटा? पोटेंशियल डेवलप हुआ। ये चार्ज पोटेंशियल डेवलप हुआ, और ये चार्ज पोटेंशियल इस सेल के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक? इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का दोनों मिल गए, और इसी को अपन कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दोनों लिक्विड आकर के एक जगह के ऊपर मिल रहे हैं, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, जिससे कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो क्या इस सेल की एफिशिएंसी कम हो रही है? क्या ये सेल अपनी क्षमता के अनुसार पोटेंशियल बनाता अगर ये सिस्टम ना होता तो? इसीलिए सॉल्ट ब्रिज डाला जाता है, ताकि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ही ना हो और सेल का कोई नुकसान ना हो। आ रही है बात समझ में? तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ये कहलाता है। और मैं ये कहूं हार्मफुल फॉर द सेल, हार्मफुल फॉर द सेल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रोकने के लिए भी बेटा सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ताकि दोनों सॉल्यूशंस के लिए आपको कभी भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाली समस्या क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर ये पोटेंशियल डेवलप हो गया तो जो सेल का कुल पोटेंशियल डेवलप होता उसमें कमी कर देगा, तो सेल की इफिशियंसी कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये सेल के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कभी भी डेवलप ना होना चाहिए। आप बेटा बात समझ में आई? ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, और ये कभी भी सेल में क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्लियर? आइए मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हुआ आपसे डिस्कस करता हूं। अभी आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से नजर आएगा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या चीज। फिर मैं आपसे ये कहूं कि ये लीजिए, आयोनिक मोबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बड़े ध्यान से समझना, ये आयोनिक मोबिलिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन इन पर यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आयन्स पर यूनिट टाइम के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आ रही है बात समझ में? और जिसके कारण हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, और फिर मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? जो डिफरेंस है 1 वोल्ट का है। और आयंस की जो मोबिलिटी है, या मैं कहूं पर यूनिट टाइम में आयंस जो मूव कर रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? आयोनिक मोबिलिटी कह रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा और हमेशा अब आपको ये याद होनी चाहिए, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है क्या बेटा? अमॉन्ग द कैटायन, कितने भी कैटायन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी एनायन हो, जो सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी होती है कैटायन में वो H+ की होती है, और एनायन में OH- की आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही लिख दिया है। भाई दुनिया भर के कैटायंस होंगे। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ोगे तो आप देखोगे रेस लगती है, दो आयंस के बीच में रेस लगती है कि पहले कौन जाएगा और कौन माइग्रेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर जाकर के। आ रही है बात समझ में? और अपने चार्ज को देकर के वहां खुद डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होता है बेटा? एक रेस लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी किसकी होगी, कौन जल्दी से सॉल्यूशन में मूव करेगा। तो कितने भी कैटायन हो, आ रही है बात समझ में? सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी प्रोटॉन की होती है, दैट मींस H+ की होती है। और इसी तरीके से सबसे ज्यादा एनायन की जो मोबिलिटी होगी वो हाइड्रोक्साइड आयन की होगी, दैट मींस OH- की आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? आइए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं सॉल्ट ब्रिज के ऊपर बनने वाला दूसरा फेवरेट क्वेश्चन,
क्लियर है? देखिए, ये मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, इफ एनी ऑफ हाफ सेल, बड़ा ध्यान से ये मैं नोट डाल रहा हूं और नोट नंबर 2 पर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, किसी भी साल क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, याद रखिएगा। आ रही है बात समझ? इफ एनी ऑफ द हाफ सेल, मैं कह रहा हूं कि इफ एनी ऑफ द हाफ सेल कंटेन का मतलब कोई भी हाफ सेल, जो कल हमने सेल बनाया था उसमें कोई भी एक हाफ सेल, चाहे वो एनोडिक हो और वो चाहे कैथोडिक हो, लेफ्ट वाला हो या राइट वाला, अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड लगता है, Ag2+2 मर्क्यूरस इलेक्ट्रोड लगता है, या फिर मैं कहूं पैलेडियम का इलेक्ट्रोड रखता है, जो मेटल स्ट्रिप हमने डाली थी उस मेटल स्ट्रिप को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चाहे वो सिल्वर का रख रहा हो, चाहे वो मर्क्यूरी का रख रहा हो, और चाहे वो लेड का रख रहा हो, कोई भी हाफ सेल, चाहे वो कैथोडिक हो और वो चाहे एनोडिक हो, तो मुद्दा यहां पर कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट काम में नहीं लेते हैं और कौन सा लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा फिर समझा रहा हूं। वो कहेगा कि गैल्वेनिक सेल का डेवलपमेंट किया, दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड लगा दिए, अब उसमें सॉल्ट ब्रिज लगाया गया, तो आप बताइए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया जा सकता है, पहला। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए तो क्या होगा, इस बात को दिमाग में रखना। आ रही है बात? ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्लियर है? तो मैं कहूंगा देन केसीएल, मैं कहूंगा कि देन केसीएल और NaCl, देन KCl और NaCl, आ रही है बात समझ, इज नॉट यूज्ड इन, NaCl is not used in salt bridge as a inert electrolyte। हमेशा याद रखना कि NaCl और KCl को कभी भी हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज में नहीं लेंगे। आ रही बात? अगर ले लेते हैं, आ गई बात समझ में? अगर ले लेते हैं तो होगा क्या, अरे बेटा इसका के इस सिल्वर, इस Cl का इस सिल्वर के साथ में रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट आ जाएगा AgCl का, और AgCl का प्रेसिपिटेट वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, और ये पूरे के पूरे सेल की इफिशियंसी को खत्म कर देगा। बात समझ में आई? तो मैं ये कहूंगा कि देन KCl और NaCl is not used in salt bridge as an electrolyte, otherwise precipitations may be takes place, otherwise PPT will takes place। बेटा बात समझ में आ गई क्या? अन्यथा क्या होगा, अवक्षेपण की क्रिया होगी और AgCl का या मैं कहूं HgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बोले कैसे बनेगा, ये देखो आपके पास तो ये Ag+ था, सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि सॉल्ट ब्रिज है, और सॉल्ट ब्रिज में आयनिक मोबिलिटी सेम होगी, तो एक तरफ क्लोराइड आयन आ जाएंगे, Ag गुलगुल करके सॉल्यूशन में आएगा, तो यहां पर इस पर AgCl का PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये PPT वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Ag2+2 और ये Cl के साथ में क्लोराइड आयन के साथ में, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर Ag2Cl2 का PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए Ag2 और ये Cl2 का PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि सॉल्ट ब्रिज में हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते हैं जब हमने सिल्वर का, मरकरी का या लेड का इलेक्ट्रोड लिया है। तो बोलो यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है बेटा आप लोगों को? कोई डाउट? वैष्णव साहब, शालू जी, यहां तक बिल्कुल क्लियर? तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। कोई भी जो सेल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें और कैसे उसको हम काम में लें। बात समझ में आ रही है? सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी?
किस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं ये कहूं हाफ सेल, देयर रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रही है? तो आइए हाफ सेल, पहले तो हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उनकी रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयर रिएक्शन, देयर रिएक्शन, आ रही बात समझ में, एंड रिप्रेजेंटेशन। ये लीजिए रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें एंड रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले मैं मुद्दा आपके पास में ये उठाता हूं कि भाई रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कि किसी भी सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए और हम कैसे पहचाने कि ये सेल रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हम कैसे पहचाने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इस रिएक्शन से हम कैसे ये पहचाने कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। आ रही है बात समझ में? तो देखिए कोई भी सेल अगर मेरे पास में जनरेट हुआ है तो उसके 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। आइए कैसे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये हमने कल इस तरीके से एक सेल का डेवलपमेंट किया था। ये यहां पर एक इलेक्ट्रोड था, यहां पर एक इलेक्ट्रोड था और इसको वायर के जरिए हमने इस तरीके से एम से जोड़ा था। यहां पर मैंने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था। बात समझ आ रही है? तो पार्ट 3 हो गए। ये हो गया मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया मेरे पास में राइट हैंड साइड, और ये मेरे पास में हो गया मिडिल सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है बेटा? अब मैंने यहां पर 1 मोलरिटी का कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहां पर भी 1 मोलरिटी का कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला था। सिंपल सी चीज है कि एक एक मोलरिटी का इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने यहां डाला था। अभी एक एक मोलरिटी का इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो इससे हुआ क्या? क्लियर है? और किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड था और याद रखने का तरीका लोन, याद रखने का तरीका लोन। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव साइन। तो ये लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये मेरे पास में C फॉर कैथोड, ये मेरे पास में A फॉर एनोड। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन बता के आ चुका हूं। तो याद रखना हमेशा लोन, LOAN, लोन। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव साइन। कभी भी गैल्वेनिक सेल में गलती नहीं होगी। तो आइए मैं यहां पर बात करता हूं कि ये मेरे पास में लेफ्ट साइड है, आ रही है बात समझ में, और ये मेरे पास में राइट साइड है, राइट साइड है। पहले इन चीजों को समझो। और ये मेरे पास में क्या है? मिडिल, मिडिल। तो मिडिल में तो आप देखो कि मैंने क्या लगा रखा है, ओहो सॉल्ट ब्रिज। मिडिल में तो क्या लगा दिया बेटा? सॉल्ट ब्रिज। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाया है? एनोड। और इस एनोड पर जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन। डन। और जो राइट हैंड साइड के अंदर मेरे पास में लगा हुआ है उसको मैं कह रहा हूं कैथोड। और कैथोड पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है? रिडक्शन। डन। इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। बात समझ में आ गई? अगर ऑक्सीडेशन मेरे पास में हो रहा है तो मैं ये कहूं कि कोई मेरे पास में मेटल सॉलिड स्टेट में है और वो कन्वर्ट हो रहा है M+N एक्वस में, और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जिनको मैं कह रहा हूं N इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर M+N का कोई एक्वस सॉल्यूशन है, इससे मुझे N इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहाँ पर मेटल सॉलिड फेज में आ रहा है। अब बड़ा ध्यान से देखो, यहां आपके पास में 2 चीजें डेवलप हो गई, एक सॉलिड फेज और एक एक्वस फेज। अब बेटा सॉलिड फेज और एक्वस फेज को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए फेज तो अलग अलग है
और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाइफन यूज में लेते हैं या फिर स्लैश यूज में लेते हैं। क्लियर है? या तो हम हाइफन यूज में लेंगे या फिर हम स्लैश यूज में लेते हैं। ठीक है ना? या तो हम हाइफन यूज में लेंगे या फिर हम स्लैश यूज में लेते हैं। कहने का मतलब अगर अब मैं इसको दिखाना चाहूं तो देखिए मैं इसको कैसे दिखा सकता हूं, मेटल सॉलिड। बात समझ में आई? फिर ये हाइफन आ रही है बात समझ में, और मैं यहां पर लिखूंगा M प्लस N एक्वस, और एक्वस में इसकी कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ही होगी। तो यहां पर ब्रैकेट में हम इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से यहां पर M प्लस N एक्वस और यहां पर इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, और फिर मैं यहां पर डालूंगा M सॉलिड। ये लीजिए बेटा, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सॉरी एनोड को, और ये कैथोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और सॉल्ट ब्रिज क्या इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इसलिए दो खड़ी लाइन लगा दी जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ये एक्सप्लेन करती है सॉल्ट ब्रिज को। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसकी? एनोड की। और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसकी? कैथोड की। अब आजकल करते क्या है, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि मेटल सॉलिड एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन पेपरों में आने लग गई है और सारी बुक्स में ये आपको मिलेंगी। ये लीजिए M प्लस N एक्वस। सॉल्ट ब्रिज को इस तरीके से दो सेमी कॉलम से डिवाइड किया जाता है, या फिर मैं ये कह दूं कि अब यहां पर M प्लस N एक्वस और ये मेरे पास में कंसंट्रेशन के लिए, और ये सेमी कॉलम और M और S के लिए। तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एनोड, कैथोड और सॉल्ट ब्रिज। बोलो पहले यहां तक छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्लियर है क्या? बोलो बेटा, यहां तक छोटी छोटी बातें बिल्कुल क्लियर है? वैष्णव साहब गायब हैं, खाली नेहरा जी और शालू जी बैठी हुई हैं। चलो गुड, आप दो हैं, आप दो को ही पूरा कंप्लीट कराएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहले ये चीज कि हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आ रही बात समझ में? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फेज अलग अलग ना हो, ये दोनों सेम फेज हो। पहले ये दोनों की दोनों क्या हो बेटा? सेम फेज हो। तो आइए हम दोनों के ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से सेम फेज में होंगे। क्लियर है? मैं पहला पॉइंट डाल रहा हूं, फिर उसके बाद में पूरा अपन इस सेल के ऊपर कंप्लीट 7 से 8 क्वेश्चंस को लेंगे और सेल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, क्योंकि सेल रिप्रेजेंट का क्वेश्चन सीधा सीधा आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। क्लियर है बेटा? तो देखिए, इफ कंपाउंड्स आर इन सेम फेज, मैंने क्या कहा? इफ कंपाउंड, आ रही बात सुन, कोई भी कंपाउंड जो मुझे दिया गया वो सेम फेज में हो, आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, है ना? आ गई बात समझ में? दे आर सेपरेटेड बाय, एंड दे आर सेपरेटेड बाय, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सिर्फ और सिर्फ हम किससे? कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि मैंने Fe+2 आयन दे दिया। क्लियर है बेटा? ये भी किसमें? एक्वस में। ये लीजिए, और मेरे पास में Fe+3 आयन है, वो भी किसमें? एक्वस में। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सिर्फ कॉमा काम में लेते हैं। बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन है। आ रही है बात समझ में? नहीं बेटा, किसी की भी कंसंट्रेशन नहीं लिखी है मैंने। ये देखो, ये एनोड की और ये रही कैथोड की। कंसंट्रेशन के साथ अभी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी पहले सीखो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, किस किस तरीके से इसको काम में लेते हैं। आ रही बात? मेरे लिए 2 मिनट का काम था, मैं डायरेक्ट सेल लिखता और सीधे न्यूमेरिकल कराता, लेकिन मैं आपको फील करा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि दोबारा कभी भी रिवीजन के दौरान आपको टेंशन ना आए, बस आप पेज पलटते जाए और फटाफट आपके समझ में आते जाए। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अन्यथा
बेटा इतना लंबा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं सीधा कराता और काम हो जाता। अगर दोनों सेम फेज में हैं तो सेम फेज में कॉमा, और यहां हमने हाइफन लगाया, दोनों की फेज अलग, एक सॉलिड और एक एक्वस। ध्यान रखना, सेम फेज में तो कॉमा, और अगर अपोजिट फेज में है तो हाइफन लगाते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? ये लो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये दूसरा नंबर डाल करके, ताकि तुम लोग नोट्स बनाने के दौरान अगर चूक भी जाओ तो आपको याद रहना चाहिए। इफ कंपाउंड्स आर इन डिफरेंट फेज, इफ कंपाउंड आर इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज, अगर कंपाउंड किसमें हो बेटा? डिफरेंट फेज में हो, देन दे आर सेपरेटेड बाय, मैं क्या कहूंगा, देन दे आर सेपरेटेड बाय आ रही है बात समझ? तो अपन इनको सेपरेट करेंगे इस तरीके से, स्लैश के लाइन से, इसको कहते हैं हाइफन। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने आपको ये कहा कि Zn मेरे पास में सॉलिड है और ये मेरे पास में Zn+2 एक्वस है। अब एक्वस के साथ इसकी कंसंट्रेशन लिखना बहुत जरूरी है भाई। एक्वस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन क्या है? इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास Cu+2 आयन है, क्लियर है, ये एक्वस में है। अब इसकी कंसंट्रेशन लिखना बहुत जरूरी, उसके बाद स्लैश, और फिर यहां पर कॉपर सॉलिड। ये लीजिए बेटा, ये कहानी समझ में आई क्या कि किस तरीके से हम इनको सबसे पहले सेपरेट करेंगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब किसी भी सेल की एक होल रिप्रेजेंटेशन, जैसा मैंने ये आपको समझाया कि यहां पर भी मेरे पास में किसी मेटल आयन का सॉल्यूशन था, और यहां पर भी किसी मेटल आयन का मेरे पास में क्या है बेटा? कोई ना कोई सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं इस पूरे सेल को आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊं तो याद रखना कि कोई भी मेटल, ये लीजिए सॉलिड में है, हाइफन, फिर ये M+N एक्वस में होगा, डन, और यहां पर इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन दी जाएगी। अब वो कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, क्लियर है? यहां पर सॉल्ट ब्रिज के लिए दो बड़ी लाइन ली जाएगी, और फिर यहां पर M+N एक्वस, और फिर यहां पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, फिर स्लैश, और M सॉलिड के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। बोलो यहां तक मेरी बात क्या आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है क्या? क्लियर है बेटा? इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। आप लोग इस बात को याद रखना कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मुद्दा ये वाली चीज मेरे पास में है एनोड। बड़ा ध्यान से देखना, दुनिया का कोई भी सेल हो, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड ही होगा। लेकिन 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 आजकल उल्टा कर देते हैं, बच्चे के माइंड से खेलते हैं, पहले कैथोड लिख देते हैं, बाद में एनोड। तो आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए कि उस सेल की रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए पहले आप सही रिप्रेजेंटेशन लिखें, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मुद्दा समझ में आया? क्लियर है? ये मेरे पास में हमेशा बीच में सॉल्ट ब्रिज ही होगा, और ये मेरे पास में हमेशा और हमेशा कैथोड होगा। क्लियर है? तो ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है, ये मेरे पास में राइट हैंड साइड में है, और ये मेरे पास में मिडिल में है। बोलो मुद्दा समझ आया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? सबसे पहली चीज तो क्लियर है। अब बड़ा ध्यान से देखना, इसी चीज को आजकल ये लोग कैसे लिखने लग गए हैं। मैं इसको इधर सरका देता हूं और यहां आपको सिखाता हूं। मान लो कि मैंने लिख दिया M, बड़ा ध्यान से देखना, M+N एक्वस, कुछ कंसंट्रेशन, फिर M सॉलिड, फिर लगा दिया सॉल्ट ब्रिज, और फिर मैं कह देता हूं कि M सॉलिड, और यहां पर लगा दिया M+N एक्वस। तो बताओ ये रिप्रेजेंटेशन सही है क्या? नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्यों गलत है? बड़ा ध्यान से देखिए, उसने पहले रिडक्शन दे दिया
और बाद में ऑक्सीडेशन दिया है, तो ये तो दे दिया कैथोड और ये दे दिया एनोड। तो सबसे पहले एनोड आएगा, बाद में कैथोड आएगा। तो आप इस पूरी रिप्रेजेंटेशन को पहले इस तरीके से लिख लो और लिखने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कभी भी गलती नहीं होगी। आजकल पेपर में ये इस तरीके से देने लग गए, क्योंकि आपको तो यही पता रहता है कि हाँ भाई पहले एनोड लिखा जाता है, फिर सॉल्ट फ्री जाता है, बाद में कैथोड। लेकिन वो पहले क्या कर देता है, रिडक्शन दे देता है, फिर ऑक्सीडेशन देता है। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि वो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को क्या दे रहा है। ऑक्सीडेटिव पार्ट मतलब ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है। आर यू गेटिंग माय आइडिया? बोलो बेटा, पहले ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज अच्छे से समझ में आई क्या? क्लियर है? ये इतना कुछ सिखाना सिर्फ एक इस नॉलेज के लिए था। आजकल बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ये सबका, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा, पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन देते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि बच्चे का मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व करते हुए समय खराब ना हो, आराम से इजीली मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, लेकिन वो घुमाव डालते हैं क्वेश्चन में। बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर प्रॉपर पहुंचेगा कैसे, वो उनका क्वेश्चन का क्राइटेरिया बनता है। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया डेवलप होता है, क्योंकि जर्नल आप लोगों को पढ़ाया ये जाता है और आपको याद है कि हाँ भाई इधर एनोड, इधर सॉल्ट ब्रिज, इधर कैथोड। अब उसने उल्टा कर दिया इसको, तो डाटा भी उल्टा हो जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि पहले सेल की रिप्रेजेंटेशन को यहां से उठा करके ऐसे रखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग डाटा सेट करना और न्यूमेरिकल में वैल्यू को पुट अप करना है। कभी भी न्यूमेरिकल्स गलत नहीं हो सकता। इट्स माय चैलेंज। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक मुद्दा क्लियर है? यहां तक अगर सारी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं यहां से अब आगे बढ़ता हूं। क्लियर है बेटा? अब यहां से मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूं और यहां पर मैं कुछ सेल रिएक्शंस आपको डेवलप करके दिखाता हूं। इन सेल रिएक्शंस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जब ये सेल रिएक्शन पर प्रैक्टिस होंगी तभी आप किसी चीज को समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल नंबर 1 जो हम कल पढ़ के आए थे, हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। मान ली कि ये Zn सॉलिड, ये Zn+2 मैंने ले लिया एक्वस और यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन मैं ले रहा हूं। मान लीजिए कि कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर ले ली। ये सॉल्ट ब्रिज, ये Cu+2, ये एक्वस। डन बेटा। और यहाँ पर भी 1 मोलर कंसंट्रेशन और ये Cu+2 और ये सॉलिड। लीजिए, बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन। मान लीजिए कि इसी तरीके से मैं आपको दूसरा दे देता हूं। क्लियर है ना? फिर सबकी सेल रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कैसे क्यूसी निकालेंगे, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तब जाकर के आप नेक्स्ट इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सिस्टम को रटा नहीं जाता है, सिस्टम को सीखा जाता है कि वो सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है। अगर इसी तरीके से मैंने Cu सॉलिड और यहां से Cu+2 एक्वस दे दिया और यहां पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, यहां मैंने रख दिया सॉल्ट ब्रिज और मैं यहां पर अब ले रहा हूं Ag प्लस एक्वस और यहां पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन और यहां पर ले रहा हूं Ag सॉलिड। मेरी बात समझ में आ रही? मान लीजिए कि मैं यहां पर कंसंट्रेशन अभी भी 1m और 1m ले लेता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बना करके और पूरा सॉल्व करके एक्सप्लेन करता हूं। अब बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा कि मेरे पास में ये Zn सॉलिड और यहां से ये Zn+2 एक्वस मिल रहा है। कंसंट्रेशन अभी भी 1m ही ले रहा हूं, ये सॉल्ट ब्रिज लगा रहा हूं। अब बड़ा ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, यहां पर H प्लस एक्वस ले लिया और यहां पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन और यहां पर H2 गैस और मैं कह देता हूं ये 1 बार के ऊपर डाली जा रही है और यहां पर मैं प्लेटिनम सॉलिड लगा देता हूं। बोले सर ये कौन सा इलेक्ट्रोड आ गया, ये कौन सा इलेक्ट्रोड आ गया? इसी तरीके से अगर मैं चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्लेटिनम सॉलिड, फिर यहां से H2 गैस और प्रेशर अभी भी वही 1 बार ले लेता हूं इस गैस का और यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक्वस में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन मैं मेंशन कर देता हूं।
आ रही है बात समझ में? ये ब्रैकेट का मतलब मैं कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन ले रहा हूं, 0, 0.1, 0.1, कुछ भी। आ रही है बात समझ में? फिर मैं यहां लगाता हूं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा रहा हूं बेटा? सॉल्ट ब्रिज लगा रहा हूं। और अब इसके साथ में मान लो कोई भी मेटल ले लिया मैंने, ये लीजिए M+N एक्वस, क्लियर है? और इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, और इससे मुझे मिल रहा है M सॉलिड। डन। ये चौथा टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन बना दूं, ये लीजिए, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन और बना रहा हूं। सिर्फ आप रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना कि रिप्रेजेंटेशन क्या है। और 5वां क्वेश्चन मान लीजिए कि मैंने बना लिया ए, मैं कोई भी एक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ए सॉलिड, यहां से मिला A+3 एक्वस, और यहां पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, देन सॉल्ट ब्रिज। और इसी तरीके से मैंने ले लिया B+2, ये लीजिए एक्वस, यहां पर कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन, फिर B, और ये लीजिए सॉलिड। लो बेटा, सबसे पहले तो कैटायन और एनायन को देखना सीखो, कैथोड और एनोड को देखना सीखो। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो देखिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस सही है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस सही है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस सही है। बोले सर ये क्या चीज दे दी? ये जो है ये क्या चीज है? कोई बता सकता है बेटा मैंने ये क्या लिखा है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? बोथ, दोनों। ये दोनों मैंने क्या एक्सप्लेन किए हैं? शालू जी और दूसरे जो भी बैठे हैं, फटाफट बताओ ये क्या चीज है, जल्दी से। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? अरे बीएससी पूरी कर ली भाई, ये तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड है? जल्दी विदाउट टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूम मत करो, जल्दी बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाँ बेटा, अरे बेटा ये है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या शो किया है मैंने? शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आ रही है बात समझ में? और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मैं शो कर रहा हूं, एट द टाइम ये काम कर रहा है कैथोड की तरह, और जब मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी डाल देता हूं तो ये काम कर रहा है एनोड की तरह है। अरे बात समझ में आई क्या? अगर ऐसे लिख रहा हूं तो कैथोड, और ऐसे लिख रहा हूं तो एनोड, और यहां पर फिर मेटल का रिडक्शन, तो ये कैथोडिक पार्ट, और यहां देखिए ये एनोडिक पार्ट। क्या मेरी बात यहां तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है? क्लियर है? तो आइए अब मैं आपको कुछ ना कुछ ये सारी की सारी सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, ये मैंने आपको चीज सिखा दी। अब मैं यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस बनाना सिखाता हूं। ये मैंने पहले सिखा ही दिया। आइए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट, और फिर उसके बाद ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये दो एग्जांपल आप लोग खुद करने की कोशिश करना। आ रही है बात समझ में? ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, किस तरीके से शी पर ये कैथोडिक है और ये एनोडिक पार्ट है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं किस तरीके से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लीजिए मैं पहला आपसे डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ये रहा, कॉपर से कॉपर और फिर सिल्वर से सिल्वर मिल रहा है। क्लियर है? तो ये मेरे पास में एनोड है और ये मेरे पास में कैथोड है। दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ये एनोड है और ये कैथोड है। तो डेफिनेटली क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? ए, आ रही है बात समझ में? HCr, HCr कल मैंने बताया था एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, और एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन अगर मैं इसकी पूरे के लिख रहा हूं तो कैथोड सॉलिड, यहां से Cu+2 एक्वस, कुछ कंसंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज, ये लीजिए सिल्वर प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन, और यहां से ये कंसंट्रेशन और ये सिल्वर सॉलिड मुझे मिल रहा है। डन बेटा? आइए अब सबसे पहले एनोडिक हाफ सेल पर, और मैं जानता हूं कि एनोड पर हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर Cu सॉलिड, और इससे मुझे मिला Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ये लो कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। अब मैं ये लिख लेता हूं।
तो कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन का क्या मीन्स है? इधर देखिए, यहां पर मुझे मिला Ag+ और इसको न्यूट्रलाइज्ड होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या मेरे पास में ये Ag सॉलिड मिल जाएगा क्या? क्लियर है? तो ये कैथोडिक हाफ सेल, ये एनोडिक हाफ सेल। लुक, अब ये और ये इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या अब मेरे पास में 2Ag प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2Ag सॉलिड बन जाएगा क्या? डन है बेटा? बात समझ में आ रही है? इसको 2 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज मिल गई। अब मैं बड़ा आराम से क्या इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख सकता हूं? भाई पूरे सेल की क्या रिएक्शन है, ये लीजिए, पूरे सेल की क्या रिएक्शन है। तो देखिए, अब मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, Cu सॉलिड प्लस 2Ag+, ये लीजिए किस में आ रहा है? एक्वस में आ रहा है। डन। फिर यहां से मुझे Cu+2, ये लीजिए एक्वस, प्लस का 2Ag, ये लीजिए सॉलिड। सबसे पहले तो ये चीज मुझे मिल गई। डन है बेटा? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? N = 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है। N कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। साथ में अगर मैं इसका QC निकालूं, इसका क्या निकालूं? QC। तो देखिए, अगर मैं QC निकालता हूं तो कंसंट्रेशन Cu+2 आएगी अपॉन, अब कंसंट्रेशन ये लीजिए Ag+ का स्क्वायर आएगी। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा स्क्वायर पर चला जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट बेटा? सिर्फ शालू जी आप भी प्रेजेंट हैं? ठीक है, चलिए, QC Cu+2 और Ag+2, बोलो बेटा ये क्लियर? यहां तक कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट? तो पहले QC और ये निकालना सीखो ताकि तुम लोगों के समझ में आ जाए कि फिर बाद में न्यूमेरिकल जब मैं करना स्टार्ट करूंगा तो होंगे कैसे। आइए एक और क्वेश्चन लेकर के मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं। क्लियर है? ये लीजिए एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि ये A सॉलिड है और ये A+3 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। A सॉलिड और A+3 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं इसकी कंसंट्रेशन ले रहा हूं 0.01 m। ये मैंने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है बेटा? यहां पर मैं ले रहा हूं B+2। डन। ये एक्वस और इसकी कंसंट्रेशन ले रहा हूं 0.001 m और यहां पर मैंने ले लिया B सॉलिड। अब इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। इससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ये हमें निकालना आना चाहिए। देखिए मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, लेकिन गारंटी मेरी ये है कि अगर अब मैं फॉर्मूला लिखूं तो तुम लोगों को 1 मिनट में समझ में आएगा कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है। डन। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये A एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन को पहले लिख लेता हूं, तो यहां से देखिए A सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है A+3 में और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन को लिखता हूं तो देखिए B+2 ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक्वस फेज में है और यहां से मुझे ये B सॉलिड मिल जाएगा। ये मेरे पास में एक्वस आ गया। क्लियर है? तो याद रखिए, अब मुझे तो नेट सेल रिएक्शन बनानी है। ये लीजिए, अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखता हूं तो क्या नेट सेल रिएक्शन, अब मेरे को यहां से इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है बेटा? तो इसको तो मैं करूंगा 2 से और इसको करूंगा 3 से। तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो क्या अब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के A सॉलिड प्लस का 3 B+2 एक्वस। डन बेटा। फिर इसी तरीके से 2A+3 एक्वस और प्लस का 3B
सॉलिड। ये लीजिए, ये इसकी नेट सेल रिएक्शन बन गई। अब बताइए कि इसमें n इजिकल टू कितना आया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। n इजिकल टू कितना आ गया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कैसे हुआ है? देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब अगर मैं इसका क्यूसी निकाल लूं तो देखिए a प्लस रेज टू द पावर 2 अपॉन, यहां पर आऊंगा b प्लस 2 रेज टू द पावर क्यूब। क्या ये आएंगी क्या बेटा? अब अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को डाल दूं तो लुक, बड़ा ध्यान से समझिए कि इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 की पावर 2 और इसकी कंसंट्रेशन है मेरे पास में 0.001 का क्यूब। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 10 टू दी पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और क्या मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं 10 टू दी पावर माइनस 3 का क्यूब। दैट मीन्स 10 टू दी पावर माइनस 4 और ये बन गया 10 टू दी पावर माइनस 9। लो बेटा, क्या मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? और अगर अब ये पावर ऊपर गई तो क्या मैं बड़े आसानी से फाइनल आंसर 10 टू दी पावर 5 लिख करके इसका क्यूसी एक्सप्लेन कर सकता था क्या? अब बड़ा यहां पर देखिए, ये सारी चीज मैं क्यों सिखा रहा हूं, कल को एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NF ई सेल, और इसी से बनता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड और ये, अब ये दो चीजें, तो सबसे पहले तो इसके लिए n समझ में आ जाना चाहिए था, जो तुम्हें समझ में आ गया कि n क्या होता है। F क्या होता है? फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरीज करते हैं। अब ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 6 मोल, तो कितना हो गया? 6 फैराडे। तो ये देखो अपने आप 6F आ गया। तो एक फैराडे जो होता है, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलाम। इसका मतलब होता है चार्ज कैरीज बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरीज करते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेकर के जाते हैं, उसको हम कहते हैं 1 फैराडे। तो वास्तव में 1 फैराडे क्या है? 96500 कूलाम। तो बड़ा ध्यान से देखो, इसी चीज के अंदर ये n, तो आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल रहे हैं इस सेल की। इस सेल की क्या निकाल रहे हैं? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अगर ये 0 हो जाता तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता, सेल बेकार, फेंक दो। आ रही है बात समझ में? तो धीरे 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 इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम होती जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है, और 0 होते ही इक्विलिब्रियम में आ गया, सेल बेकार है, अब इससे कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए तो पेंसिल सेल हम फेंक देते हैं, फिर भी अपन हिंदुस्तानी है, हाँ या ना? उसका लास्ट मोमेंट तक कस चूसते हैं। कैसे? सारे घर में इंजीनियर है, अगर रिमोट के सेल वीक हो गए तो अपन उनको ठोकते हैं, ठोकने से वो चल जाता है। अरे भाई ऐसा क्यों? अंदर तो केमिकल भरा हुआ है, ठोकने से उसके अंदर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होकर के लिटिल बिट अमाउंट में हमको क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रीजन ये रहा, उससे कुछ गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल, और तुरंत वो चालू हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए वो चालू हो जाएगा, हमारा काम हो जाता है, हम उसके सिवा दिमाग लगाते ही नहीं। फिर कभी आवश्यकता होगी फिर रिमोट को ठोक लेंगे, हाँ या ना? और जब दिख जाएगा बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब कितना ही ठोक रहे काम नहीं आ रहा, तो फिर हम ला करके 2 नए सेल डालते हैं। बाकी जब तक ठोक ठोक करके काम चला रहे हैं, चल रहा है। तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है उसका मतलब समझ में आया बेटा? शालू बेटा क्लियर हुआ किस तरीके से वो केमिकल रिएक्शन होती है, हम उसकी गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे रेगुलर यूज में लेते हैं। तो ये मेरे पास में क्या बना? n नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, F क्या होता है? फैराडे, और ई नॉट सेल। अरे यही तो हम निकालने जा रहे हैं। अब ये सारी माथाफोड़ी किसके लिए कर रहे हैं? ये जितनी भी चीज हम सीख रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? ई नॉट सेल। सेल पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? ये सारी कहानी किसके लिए है बेटा? सेल पोटेंशियल के लिए, कि किस तरीके से हम सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। बोलो मेरी बात यहां तक चीज समझ में आई क्या? एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल और लेता हुआ मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ताकि
फिर मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे डिस्कस करूंगा, फिर मेरे पास ये समय नहीं रहेगा कि मैं आपको ये चीज सिखाऊं। ठीक है, तो देखिए मैं अब एक एग्जांपल लेकर के इस तरीके से सेल रिएक्शन भी डेवलप करना सिखा देता हूं। मान लीजिए कि मैंने ये लीजिए कि मैं कोई अब आपके साथ में एग्जांपल थर्ड ले लेता हूं, और एग्जांपल थर्ड पर मैं आपसे इस तरीके से डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में प्लेटिनम सॉलिड है। क्या है मेरे पास में? प्लेटिनम सॉलिड। और मैंने ये लीजिए H2 गैस यहां पर 1 बार ले ली है। कितनी ले ली है बेटा? 1 बार। H2 गैस कितनी ले ली है? 1 बार। और यहां पर मैं H प्लस आयन एक्वस में ये लीजिए कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रहा हूं। तो ये मेरे पास में हो गया शी। क्या है ये? शी। और शी किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको एनोड की तरह लिखा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए पूरा शी पढ़ाऊंगा कैसे होता है, लेकिन पहले शी को पहचानना स्टार्ट करो कि यहां पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने यहां लगा दिया कोई सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के साथ में अब मैं ये कह देता हूं कि कोई भी मेरे पास में मेटल आयन है। ये लीजिए ये +2 एक्वस कंडीशन में, और इसकी भी कंसंट्रेशन मैं 1m ले लेता हूं, और यहां से मेटल सॉलिड बना देता हूं। तो ये एनोड की टाइप में और ये कैथोडिक टाइप में है। क्लियर है? तो आइए अब एनोड पर सबसे पहले मैं रिएक्शन देख लूं। ये एनोड, और एनोड पर क्या हो रहा होगा? अरे भाई ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये हाइड्रोजन जो गैस है, क्लियर है, ये क्या करेगी बेटा? ऑक्सीडाइज्ड होगी, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी। और ये कैथोड के ऊपर ये मेरे पास में मेथड है, और इसका क्या होगा? मेटल का रिडक्शन। तो ये +2 जो कि मेरे पास में एक्वस स्टेट में है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये लीजिए लाइटें गई। शालू जी लाइटें गई। मैं नजर तो आ रहा हूं ना? चलिए लाइट आती है उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।